दोस्तों नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। और इसके अलावा जो आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो मिल रहे हैं वो आप लोग इस समय देखिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस समय थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण वीडियो कम आ पा रहा है, लेकिन जल्दी ही ये सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो जल्दी ही मिलने लगेंगे। और इसके अलावा जैसा मैंने एक बार आपको और बताया था आज के 2 दिन पहले ही कि वीडियो लेखपाल की और यूपी ट्रिपल एससी के अधीन लेखपाल और लोअर की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो आप सब उसके लिए लग जाइए। और जहां तक उम्मीद है लेखपाल में ट्रिपल सी की भी डिमांड होगी, तो उसके ज़्यादा जानकारी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये टेस्ट देखते हैं। और लेखपाल और लोअर के लिए हमारे चैनल पर स्पेशल कार्यक्रम, स्पेशल टेस्ट सीरीज और स्पेशल क्लासेस यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएंगी, वो भी बिल्कुल ही निःशुल्क होंगी। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हाँ, इसके अलावा जो हमारे वीडियो पर पढ़ाया जा रहा है, इसको आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन स्टडी पॉइंट पर जाकर टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ से हमारे सारे वीडियोस का पीडीएफ और उसके अलावा अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति, देखिए पीत क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। और हम लोग जानते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जबकि अगर बात की जाए नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशमी वस्त्र का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में कर्नाटक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नंबर 1 पर कर्नाटक है और नंबर 2 पर असम है। अगला है, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। भारत में टिन एकमात्र राज्य में ही पाया जाता है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। देखिए, भारत में टिन एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। अगला है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं गुजरात में है। तो गुजरात में ही भावनगर स्थित है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। भावनगर गुजरात, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरुआत इसकी हुई थी। यानी पहला कारखाना कहाँ लगा था सूती वस्त्रों का? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? इसका नाम वही है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जो एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो गया है। इससे पहले भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा था? नेशनल हाईवे 7, NH7। तो जिन लोगों को अभी ये नहीं पता है कि नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो गया है, वो लोग अपने जानकारी को अपडेट कर लें। अब NH7 नहीं रह गया है सबसे लंबा राजमार्ग भारत का, बल्कि NH44 हो गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, मुंबई बंदरगाह, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बेतवा नदी पर स्थित है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायू या किलायू है, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, और यह संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इससे हमेशा ज्वालामुखी लावा का उद्गार होता रहता है। अगला है, निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, उसका उदाहरण है। और ग्रेनाइट से जब नीस बनता है तो ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। देखिए, रूपांतरित चट्टान कहते किसे हैं? वे चट्टानें जो प्राथमिक चट्टानों से, प्राथमिक या जिसको हम लोग आग्नेय चट्टानें कहते हैं, उनसे रूपांतरित होकर बनती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें। जैसे संगमरमर जो है, संगमरमर ये किससे बनता है? ये चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर जब धीरे धीरे परिवर्तित होकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है तो संगमरमर रूपांतरित हो जाता है और चूना पत्थर अवसादी हो जाता है। बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। तो ये सब क्या है? ये सब रूपांतरित चट्टान है। किससे बनी है? अवसादी या आग्नेय चट्टानों से बनी है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। अगला पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी आप लोगों को बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताइए। पेरू की राजधानी ये लीमा है। ऑप्शन बी सही है, पेरू की राजधानी लीमा है। और यहाँ पर देखिए, जो लिस्बन है, लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और काराकस ये वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक है, अगला है, निम्न में किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? गोल्डन गेट या स्वर्ण द्वार का नगर ये अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला है, निम्न समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? निम्न समुद्री धाराओं में से आपको बताना है कि कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, जो बेंगुला की धारा है ये दक्षिणी हिंद महासागर की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है बेंगुला धारा, जबकि अगुलहास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागर धारा ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। अगला है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए 3 रेखाएं हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो देखिए जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है अपनी माही नदी। माही नदी जो कि राजस्थान में, भारत में है। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। अगर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन है, तो वो है कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी। ठीक है, कांगो या जायरे नदी। और अगर बात आए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन बी सही है, ग्रीनलैंड पर राजनैतिक अधिकार डेनमार्क का है, जो कि यूरोप का एक देश है। और जबकि अगर इसके प्राकृतिक क्षेत्र की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बगल में स्थित है, यानी ये प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का और राजनैतिक रूप से ग्रीनलैंड का भाग, डेनमार्क देश का भाग है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? वायुमंडल की किस परत से दूरसंचार प्रणाली जो होती है वो संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। आयन मंडल ये चौथी परत है हमारे मंडल की। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, इसी मंडल से ही दूरसंचार प्रणाली की जो क्रियाविधि होती है वो संपन्न होती है।
अगला है बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक अचानक गिरावट सूचक है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट ये तूफान का सूचक है। ऑप्शन बी सही होगा, तूफान का सूचक है। देखिए बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। इसमें जब धीरे धीरे गिरावट होती है तो वो वर्षा होने का संकेत करता है, अचानक गिरावट होती है तो तूफान का संकेत करता है, और जब बैरोमीटर का जो पारा है ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इससे साफ मौसम के संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा एक प्रकार से टेस्ट ही कह लीजिए, और उसके बाद ये उसके आंसर की है, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी, तो जो लोग इसको लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक हमारे चैनल को कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।